नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात में कांग्रेस के घोषणा पत्र से दबाव में आई बीजेपी की, हिमाचल में रिकॉर्ड मतदान की, बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी एकता की बढ़ती ताकत की, दक्षिण में बेदम होती बीजेपी की, जानेंगे चुनाव आयोग पर महबूबा ने उठाए क्या सवाल, तेजस्वी के किस दांव से फेल हुई बीजेपी की रणनीति, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गुजरात चुनाव में हवाई प्रचार में हवा होते करोड़ों रुपए की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस ने लिया फैसला, महासचिव जयराम रमेश ने दी जानकारी। तृणमूल कांग्रेस ने मंत्री अखिल गिरी से बनाई दूरी, पार्टी ने की बयान की निंदा, राष्ट्रपति मुर्मू पर की थी विवादित टिप्पणी। मुंबई एयरपोर्ट पर रोके गए शाहरुख खान, शारजाह से 18 लाख की लाए थे घड़ियां, कस्टम विभाग ने लगा दिया 7 लाख रुपए का जुर्माना। रविवार को मिलेगा T20 का चैंपियन, खिताबी मुकाबले में मेलबर्न में भिड़ेगी पाकिस्तान और इंग्लैंड, बरसात मैच में डाल सकती है बाधा। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है गुजरात चुनाव से। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऐलान से बीजेपी दबाव में आ गई है। कांग्रेस ने 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे किए। शायद यही वजह है कि बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने गुजरात से मोदी का नाम मिटाने का भी ऐलान कर दिया है। और क्या कुछ खास है कांग्रेस के घोषणा पत्र में गुजरात के लिए, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सभी दल राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और सभी इस बात से वाकिफ हैं कि राज्य की जनता जिसे चाहेगी, सत्ता का ताज उसी दल के सिर पर सजेगा, जिसके चलते सभी दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और वादों की लंबी फेहरिस्त के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में आज राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने आम जनता से जुड़ी तमाम चीजों का ध्यान रखा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन स्कीम, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, कोरोना से जान जाने पर परिवार के सदस्य को नौकरी, सस्ती दवा के लिए जनता मेडिकल स्टोर, 10 लाख नौकरियां, रिक्त पद भरे जाएंगे, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और कुपोषण को रोकने और गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू करने की बात भी की। मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो वचन दिए हैं वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। 6 लाख लोगों से पूछकर हमने मैनिफेस्टो बनाया है और ये बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखने को मिल भी रही है, क्योंकि इसमें उन अहम मुद्दों का पूरा ध्यान रखा गया है जिससे आम जनता जूझ रही है, और वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है और कांग्रेस की राज्य में स्थिति को और मजबूत कर सकता है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रखने का ऐलान भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है और कहा है कि मोदी कभी भी पटेल की जगह नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस का यह ऐलान बीजेपी पर भारी पड़ गया है। भारी तो कांग्रेस भी हिमाचल में बीजेपी पर पड़ती नजर आ रही है। आज हिमाचल में 68 सीटों के लिए मतदान हुआ और अब चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सबके सामने होंगे। तो राज्य में कितनी फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल की 68 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में करीब 69% मतदान होने की खबर है। कई मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइनें लगी हुई थी। तय समय के बाद भी वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए वोट प्रतिशत और ज्यादा हो सकता है। संभव है कि पिछली बार की तरह ही हिमाचल में करीब 75% के आसपास वोटिंग हो सकती है। शुरुआत में कुछ स्थानों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आईं, लेकिन जल्द ही वहां ईवीएम बदलकर वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगन में सभी 52 मतदाताओं ने वोटिंग की। 100% वोटिंग का इतिहास रच दिया। सभी जिलों में भारी मतदान की खबर है। सबसे ज्यादा वोटिंग सिरमौर जिले में हुई। यहाँ सिरमौर में 75%, कुल्लू में 68%, चंबा में 67%, बिलासपुर में 70%, मंडी में 71%, लाहौल स्पीति में 71%, शिमला में 70%, सोलन में 72%, हमीरपुर में 69% वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले कांगड़ा जिले के बैजनाथ से सिटिंग एमएलए और भाजपा प्रत्याशी मुल्क राज प्रेमी की दुकान से 14 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। दावा किया जा रहा है कि वोटरों को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल होना था।
वोटिंग समाप्त होने के बाद राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया कि इस बार उनकी सरकार रिपीट हो रही है, तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने दावा किया जनता के मन में बदलाव साफ दिख रहा है। महंगाई, पुरानी पेंशन योजना और रोजगार के नाम पर वोटिंग हुई है। कांग्रेस की पहाड़ पर वापसी हो रही है। आज हिमाचल में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। अब देखना होगा कि हिमाचल ने अपना रिवाज बदला या फिर पुरानी रिवायतों को ही मान्यता दी है। रिवायत तो राहुल गांधी मौजूदा राजनीति की बदल रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं यात्रा में विपक्षी एकता की मजबूत होती ताकत का नजारा भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 66वां दिन है। हर दिन की तरह आज भी यात्रा में भारी संख्या में लोग जुड़े और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। वहीं महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। यात्रियों ने आज महाराष्ट्र के हिंगोली के कलाम नूरी से पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुजूम दिखाई दिया। यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। महाराष्ट्र में यात्रा का वैसे तो हर दिन खास है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन 65वें दिन की एक तस्वीर ने सभी को आकर्षित किया और वो है यात्रा में राहुल के कदम से कदम मिलाते पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की। इतना ही नहीं, दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए रास्ते में खड़े लोगों को हाथ हिलाते हुए दिखे। यात्रा में शामिल होने के अपने अनुभव को साझा करते हुए उद्धव की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीति से कहीं अधिक है। ये भारत के विचार के बारे में है, ये लोकतंत्र के लिए है, देश के लिए है, ये लोकतंत्र के विचार के लिए है, ये जीवंत लोकतंत्र है। सिर्फ आदित्य नहीं, यात्रा में उनकी पार्टी के सहयोगी और राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, पूर्व विधायक सचिन आहिर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही राहुल ने 65वें दिन पूर्व न्यायाधीशों से भी मुलाकात की थी और अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। वहीं यात्रा के 66वें दिन की कई अहम तस्वीरों को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। इन तस्वीरों में किसी में राहुल गांधी पगड़ी बांधे नजर आ रहे हैं, तो किसी में छोटे बच्चे के साथ चलते नजर आ रहे हैं। यानी ये यात्रा जहां भी गुजर रही है, वहां की संस्कृति को समझ रही है और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ रही है। यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो दक्षिण में बीजेपी बेदम हो रही है। आज तेलंगाना पहुंचे पीएम मोदी को रिसीव करने एक बार फिर तेलंगाना के सीएम केसीआर नहीं पहुंचे। केसीआर के तेवरों को देखकर पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में सीएम केसीआर पर हमला बोला। तो कैसे दक्षिण में फेल हो रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण में कदम जमाने के लिए बीजेपी लाख कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है। इस बार मिशन 2024 से पहले पीएम मोदी खुद सियासी बिसात बिछाकर कमल की राह को आसान बनाने की जद्दोजहद में हैं, लेकिन विरोधी उनकी राह में कांटे बिछाने में जुटे हैं। जहां एक तरफ तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं तेलंगाना में सीएम के चंद्रशेखर राव ने। यहाँ तक की तल्खियां इस कदर हैं कि तेलंगाना के सीएम केसीआर तो पीएम मोदी को रिसीव करने भी नहीं जाते। अब की बार भी जब पीएम तेलंगाना दौरे पर पहुंचे तो सीएम ने उनका स्वागत नहीं किया। वहीं केसीआर के ना जाने पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी का स्वागत न करके प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि वो इसमें राजनीति क्यों लाएं। ये तेलंगाना के लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे राज्य को फायदा होगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से तेलंगाना नहीं आने के लिए कहने वाले पोस्टर लगाने के प्रयास की भी निंदा की। बीजेपी नेताओं ने कहा, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है या तेलंगाना भारत का हिस्सा नहीं है? अब जहां बीजेपी के नेता तेलंगाना के सीएम पर बरस रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी इशारों में उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद वो कैसे नहीं थकते। मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि हर दिन में 2-3 किलो गालियां खाता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये मेरे अंदर पोषण में बदल जाता है। अब भले ही पीएम मोदी इमोशनल कार्ड खेल रहे हो, लेकिन इतिहास बताता है कि दक्षिण में बीजेपी का कोई दांव काम नहीं आता। अब देखना होगा कि केसीआर के सामने क्या कमल खिल पाता है। तेलंगाना में बीजेपी बैकफुट पर है और ऐसे में बीजेपी का मिशन दक्षिण पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। इधर महबूबा मुफ्ती ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। महबूबा ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है। और क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर और उसकी सहूलियत के हिसाब से काम करता है?
और हिमाचल और गुजरात चुनाव में भी दोनों की सांठगांठ चल रही है। ये सवाल खड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के आरोपों के बाद। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी की एक शाखा बन गया है। बीजेपी हिमाचल और देश के अन्य जगहों में सांप्रदायिक की राजनीति कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल चुप है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पर भाजपा के प्रचारक प्रचार करते हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, मुल्क में अल्पसंख्यकों को खुलेआम धमकी दी जाती है और चुनाव आयोग बिल्कुल शांत है। अब चुनाव आयोग पहले की तरह आजाद नहीं रहा। वहीं जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात पर नाखुशी जताते हुए महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन को कोसते हुए कहा कि कश्मीर में आवाम के लिए कोई सरकार नहीं है, यहाँ जनता के लिए सब कुछ रोका जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कश्मीरी पंडितों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। भाजपा शासन में कश्मीर के हालात इतने खराब हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जुल्म के कारण गुमराह हो रहे और दहशतगर्दी के रास्ते पर जाने वाले नौजवानों को सही रास्ते पर लाया जाए। पीडीपी नौजवानों के लिए घर जैसा है, हम मिलकर कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया गया हो। इतना ही नहीं, विपक्ष तो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाता है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना मुश्किल है। वहीं इन आरोपों ने चुनाव आयोग को कटघरे में तो खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान से मोदी सरकार और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो सवालों में तो बिहार बीजेपी भी है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से बीजेपी नेता परेशानी में है। हाथ से सत्ता निकली तो नीतीश और तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तो यहां तक बता दिया कि किस दिन नीतीश कुमार से सत्ता छीनकर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, लेकिन तेजस्वी ने ऐसा दांव चला जिससे बीजेपी के दावे हवा हो गए। साथ ही गठबंधन को भी मजबूती मिलती दिख रही है। तो क्या है तेजस्वी का सियासी दांव जिससे बीजेपी हो गई है हैरान? देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर हो रहे उपचुनाव में तेजस्वी के दांव से बीजेपी हैरान रह गई है। 2020 में कुर्नी सीट पर आरजेडी के अनिल सैनी को जीत मिली थी, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में उन्हें सजा सुना दी गई, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। अब कुर्नी में उपचुनाव चल रहा है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सीट आरजेडी विधायक की थी, इसलिए महागठबंधन से आरजेडी की ही दावेदारी दिख रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक सीट की जगह महागठबंधन की मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए अपनी जीती हुई सीट नीतीश कुमार को सौंप दी। जी हां, कुर्नी सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है और महागठबंधन में ये सीट जेडीयू के हिस्से में चली गई है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत ही मनोज कुशवाहा के नाम पर मोहर लगा दी। दरअसल बीजेपी सांसद सुशील मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा में तेजस्वी एक विधायक को जोड़कर आरजेडी की संख्या को बढ़ा रहे हैं। जिस दिन विधानसभा में आरजेडी बिना जेडीयू के सहारे बनाने की स्थिति में आ जाएगी, उसी दिन तेजस्वी नीतीश को हटाकर सीएम बन जाएंगे। इसके लिए आरजेडी को ज्यादा सीटों की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 1-2 विधायक और आरजेडी के बढ़ने की है। उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी ने अपने हिस्से की सीट भी नीतीश कुमार को सौंपकर साफ मैसेज दे दिया है, उनके निशाने पर नीतीश की कुर्सी नहीं बल्कि महागठबंधन की मजबूती है। साथ ही वो अपने सहयोगियों को कमजोर करने की जगह उसे मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी के फैसले पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये सीट आरजेडी की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने हम लोगों के आग्रह पर यह सीट हमारे लिए छोड़ दी है। गठबंधन का मतलब होता है बिना स्वार्थ की राजनीति की जाए और आरजेडी ने उसकी मिसाल पेश की है। और बुलेटिन के आखिर में बात गुजरात चुनाव की। गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने अपनी चुनावी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। पिछले 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए हर सियासी दांव चल रही है, तो वहीं बाकी के राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। गुजरात में सिर्फ हवाई प्रचार के लिए ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार राज्य में बीजेपी विरोधी हवा देखी जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी से पीएम से लेकर अमित शाह तक नई तरकीबें लगा रहे हैं कि जनता को कैसे अपने पाले में किया जाए। गुजरात में इस बार 2 चरणों में मतदान हो रहा है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और आप समेत सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों ने जेट, टर्बोक्रॉप समेत 9 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, 6 ट्विन इंजन अगस्ता हेलीकॉप्टर अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली से स्पेशल मंगाकर 25 दिनों के लिए एडवांस बुक किए हैं।
जेट विमान प्रति घंटे के 2 से 4 लाख, टर्बो क्रॉप इंजन वाले विमान के 1,40,000 और ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर के 3 से 3,75,000 के हिसाब से बुक किए हैं। 25 से 50,000 ज्यादा किराया चुकाने की भी तैयारी। एक लग्जरियस अगस्ता हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आगमन हो गया है। 1 महीने के हवाई प्रचार के लिए 100 करोड़ रुपए हवा में उड़ाएंगे। इलेक्शन में राजनीतिक दलों ने एडवांस बुक किए गए चार्टर्ड विमानों की कमी होगी। इस दौरान दूसरे किसी व्यक्ति या पार्टी को चार्टर्ड विमान की जरूरत पड़ी तो प्रति घंटे 25 से 50,000 रुपए ज्यादा किराया चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 हेलीकॉप्टर और 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए थे। फ्लाइट की हैंडलिंग पर 30,000 का खर्च। एक फ्लाइट की हैंडलिंग पर 30,000 रुपए खर्च होंगे, जिसमें GA टर्मिनल 1 टाइम चार्ज, लाउंज उपयोग टैक्स समेत विभिन्न खर्च शामिल हैं। इस कारोबार के भी लाखों तक पहुंचने का अनुमान है। राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्चे को लेकर कोई सीमा नहीं होती है। इस लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में आधिकारिक स्तर पर 111 करोड़ रुपए खर्च के मद में दिखाए थे। कांग्रेस 18 करोड़ 47 लाख रुपए के खर्च के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में पहले की तुलना में दुगने से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है और बीजेपी फिर से चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करने में अव्वल रहने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।